all. जय भीम, जय भारत. This is चंद्रभान प्रसाद. दलित नोट पावर पर आपका फिर से स्वागत है. और आज डायलॉग का विषय है कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, दलित कैपिटलिज्म दलित समाज में उतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाता है. और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं फिर एक बार माने जाने दलित विद्वान डॉक्टर आर.के. भारती साहब, जो आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं. जय भीम, जय भारत डॉक्टर साहब. जय भीम, जय भारत श्री चंद्रभान प्रसाद जी. थैंक यू so much. Yes. I am very pleased to be on the show with you. Thank you. So thank you so much. ब्लैक लोगों का इतिहास ये है कि जब तक ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स 80s के बाद ब्लैक आंदोलन में नहीं आए, तब तक कुछ बड़ा ब्लैक लोग नहीं कर पाए. हमें लगता है कि दलित इंटेलेक्चुअल्स का दलित आंदोलन में लीडरशिप का रोल एक मिसिंग लिंक है. तो इसका एक उस गैप को पूरा करने का एक यह प्रयास है और दलितों को नोट का शिकारी बनाया जाए. दलित समाज करोड़पति तक तो बात को समझ पा रहा है. जो है डॉक्टर परिहार साहब की किताब कौड़ी से करोड़पति तक हजारों हजार की संख्या में बिकी. लेकिन करोड़पति तो किसी आप एक कंटेक्स्ट में ही बन सकते हैं ना. अगर ट्रेन जर्नी करनी है तो ट्रेन के डिब्बे में आपको होना चाहिए. तो अगर दलित कैपिटलिज्म को सक्सीड करना है तो दलित कैपिटलिज्म एक कैपिटलिस्टिक ऑर्डर में ही संभव हो सकता है. तो हमने देखा है जब बातें करते हैं, हम तो इस सवाल पर पिछले करीब 20 साल से बातें कर रहे हैं, भोपाल कॉन्फ्रेंस से लेके. पर दलितों में दलित कैपिटलिस्ट बनना है, हमें कैपिटलिस्ट बनना है. हमारी संतानों के पास BMW हो, मर्सिडीज हो, प्राइवेट प्लेन हो, ये बात दलित समाज में ज्यादा अपील नहीं करती है. तो इसको जरा आप समझाएं. धन्यवाद श्री चंद्रभान प्रसाद जी. सबसे पहले तो हमें हमारे देश की जो हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो हमने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो पिछले सैकड़ों साल का भारत का इतिहास ये रहा है कि इसमें समाजवादी विचारधारा ने, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हो, बहुत वर्षों तक जो समाजवादी चिंतन है, विचारधारा है, उसका प्रभुत्व रहा है. अगर संविधान में भी देखेंगे तो उसमें भी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी प्रीएम्बल में जोड़ा, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके वेलफेयर और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की ओर बात करते हैं. ये तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा है लेगेसी में, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्ट 4 जो है पूरा वो सोशलिज्म पर आधारित है, अगर आप देखेंगे तो. दूसरी बात यह है कि केवल दलितों में ही नहीं, बल्कि भारत के समाज के जो अन्य तबके हैं, वो भी अभी उस कैपिटलिस्टिक विचारधारा, उसके मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाते. उसके पीछे एक बड़ी विरासत है. लेकिन भारत में एंशियंट हिस्ट्री से लेके मेडिवल हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक कैपिटलिज्म का बोलबाला रहा है. चाहे वो स्लेव सोसाइटी रही हो, फ्यूडलिज्म रहा हो, या आज जो हम मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका लार्ज स्केल मार्केट फंडामेंटलिस्टिक कैपिटलिज्म रहा हो, तो आज तो वो पूरे खुले रूप में कैपिटलिज्म है इंडिया में. तो कैपिटलिज्म इंडिया का बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहा है. ये जो वर्ण सिस्टम है, कास्ट डिवीजन है, इसमें वो एक तरफ जो प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको अलग करता है,
दूसरा जिनके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, चाहे वो मशीनरी हो, प्लांट्स हो, लैंड हो, यहां तक कि जो प्रीस्ट क्लास और एजुकेशन सिस्टम चाहिए कैपिटलिज्म को सरवाइव करने के लिए भी, तो उसमें भी अगर आप वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम का अगर आप एक साइंटिफिक स्टडी करेंगे, अगर आप इसका सोशियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये भी एक कैपिटलिज्म का फॉर्म है। नहीं डॉक्टर साहब, आप कहीं और चले जा रहे हैं व्यापक एक दायरे में। अपर कास्ट में कैपिटलिज्म की अच्छी समझ है। अब भारत एक कैपिटलिस्टिक पैटर्न पर चल रहा है। दलित समाज के इंटेलेक्चुअल्स बहुत एक्टिव होते हैं, दलित समाज बहुत थिंकिंग करता है, लेकिन दलित समाज को क्यों नहीं अपील करता है, ये बताइए आप। चलिए, तो पहली बात तो आपने कहा कि इसमें देखिए जो अपर 3 वर्णाज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ब्राह्मण को प्रीस्ट क्लास और एजुकेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही लैंड मिल गया क्षत्रिय का, और पूरा कॉमर्स, ट्रेड और एंटरप्रेन्योरशिप मिल गया वैश्य को। तो अपर जातियों में तो शुरू से कैपिटलिज्म के प्रति झुकाव रहा है। बाकी की जो बहुजन जातियां हैं, दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, इनमें सोशलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक आप इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पाएंगे, वर्कर्स आइडियोलॉजी पाएंगे आप। मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, दलितों में स्पेसिफिकली ऐसा क्यों है, तो 1938 का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, जब वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने जो ग्रेट पेनिनसुला इंडियन रेलवेज के जो अनटचेबल वर्कर्स के कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा था कि इस हमारे जो वर्किंग क्लास है और जो अनटचेबल वर्कर्स हैं, दलित वर्कर्स हैं, उनके लिए 2 एनिमीज है। पहला एनिमी ब्राह्मणिज्म है और दूसरा एनिमी कैपिटलिज्म है। तभी से लेके पूरा जो बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, वो ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रही 1938 से लेकर। दूसरा, जब वो 1947 में जब संविधान बन रहा था, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से जो उन्होंने एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जिसका नाम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज है, उसमें वो स्पष्ट कहते हैं क्लॉज 4 में कि हम यहाँ की जो की इंडस्ट्रीज है, जो मुख्य इंडस्ट्रीज है, उनका नेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ की जो प्राथमिक इंडस्ट्रीज है, बेसिक, उनका हम नेशनलाइजेशन करेंगे, इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन करेंगे, और एग्रीकल्चरल लैंड का भी हम नेशनलाइजेशन करके उसको स्टेट इंडस्ट्री की तरह हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करेंगे। और वो उसमें कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फार्म साइज होगा, कलेक्टिव फार्मिंग होगी, और जितने भी इनपुट्स उसमें पड़ेंगे वो स्टेट का ऑब्लिगेशन होगा। तो पूरी तरीके से वो सोशलिज्म की बात करते हैं। लेकिन ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म उनका थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं। अगर आप यूएस इकोनॉमी को भी देखें, जो उनका मैनिफेस्टो है, वह तो मैनिफेस्टो जो है स्टेट सोशलिज्म का जो मेमोरेंडम था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का, उसको तो एकदम कंट्राडिक्ट करता है। हम कोई इज्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए, उसमें वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। वो ये कहते हैं कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, गांधीइज्म या किसी भी प्रकार का इज्म होता है, ये एक एकेडमिक क्लासिफिकेशंस हैं, ये स्टडी के विषय है। हम तो हमारे लोगों के बेटरमेंट के लिए और हमारे जो सिद्धांत है, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी विचारधारा अच्छी होगी वो मॉडर्न, रैशनल हो और एम्पिरिकल हो, यानी कि वो अनुभव जन्य हो, जिससे वाकई में लोगों का विकास होता हो, तरक्की होती हो, समानता आती हो, लोगों से कुरीतियां मिटती हो। हम उस फिलोसफी को अपनाएंगे। हम किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या डॉग्मा से टाइट नहीं रहेंगे। जब वो शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो को घोषणा 51 में, तो इस मामले में अबेंडन नहीं पिछले पुराने प्रिंसिपल्स, वो वहां भी स्टिक करते हैं कि हम कलेक्टिव फार्म्स करेंगे, फार्म्स का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। वहां भी वो स्टिक करते हैं कि हम उस कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को पसंद नहीं करते जहां वो डिक्टेटरशिप होती है, चाहे वो प्रोलिटारियत की हो। कैपिटलिज्म में वो कहते हैं कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, इससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल होते हैं, एनक्रोच अपॉन होते हैं। तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी चाहते थे। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यह है कि जो हैवी, बेसिक और की इंडस्ट्रीज है,
डॉक्टर साहब, इंक्लूडिंग लैंड। मैं आपसे जो सवाल पहले पूछा था, सवाल आज भी पूछ रहा हूं कि अपर कास्ट ने कैपिटलिज्म के मतलब को समझ लिया है। अपर कास्ट के तमाम नौजवान युवक युवतियां रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं यहाँ वहां। दलित इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा, आप ये बताइए। बाकी जो आप बता रहे हो वो सब एकेडमिक पहलू की चीजें हैं, हाँ, यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम में पढ़ने की चीजें हैं। धरातल पर दलित समाज कैपिटलिज्म के पाथ को क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप ये बताइए। इसका जवाब आपको देखना पड़ेगा। जो एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उसमें वो बहुत सारे सिद्धांत देते हैं। उसमें से वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म सरवाइव करता है, उसमें प्रीवियस एक्यूमुलेशन बहुत जरूरी है। प्रीवियस एक्यूमुलेशन यानी आपके पास पहले से संपत्ति हो, मनी हो, फिर आप उसको कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे सरप्लस वैल्यू क्रिएट होती है, फिर उससे फर्दर सरप्लस वैल्यू क्रिएट होती है, और ऐसे करके वो कैपिटल की वेलोसिटी बनती जाती है, और आप फिर जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फिजिकल और नॉन फिजिकल असेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये एडम स्मिथ का व्यू है। और वो ये कहते हैं कि ये जो प्रीवियस एक्यूमुलेशन उन लोगों के पास होता है जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो एंटरप्रेन्योरियल है, बिजनेस माइंडेड है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन कार्ल मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये 4 चीजों से आती है, ये जो प्रीवियस एक्यूमुलेशन है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आप अपने क्लासरूम में चले गए हैं। नहीं, मैं आप ही के सवाल पर आ रहा हूं। 1 मिनट दीजिए। प्रीमिटिव एक्यूमुलेशन जिसके पास नहीं है, प्रीमिटिव एक्यूमुलेशन से मतलब पहले से आपके पास एक संसाधन, एक संपत्ति होना बहुत आवश्यक है एंटरप्रेन्योरियल और कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के लिए। जो लोग हैव नॉट्स हैं, वर्कर्स हैं, डिस्पोजेस्ड हैं, उनके पास इस मेंटलिटी का इसलिए अभाव होता है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं है। और ये कैपिटल उन्हें किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसलिए भी नहीं मिलती, उनके पास कोलेट्रल नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी उनको कभी मिला नहीं है। तो उनके पास जो नेसेसरी कंडीशन होती है कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म हवा में या वैक्यूम में पैदा नहीं होता। कैपिटलिज्म पैदा होता है कि आपके पास नेसेसरी कंडीशन प्रीमिटिव एक्यूमुलेशन की होनी चाहिए। और ये प्रीमिटिव एक्यूमुलेशन आता है, अगर एडम स्मिथ की बात करेंगे तो वो तो आता है कि साहब वो लोग अच्छे लोगों के पास होता है, वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि ये कॉन्क्वेस्ट से, एंस्लेवमेंट से, रॉबरी से और मर्डर से आता है। यानी कि इन शॉर्ट ये फोर्स से आता है, जिसके पास बल हो, चाहे वो प्राइवेट फोर्स हो, चाहे वो स्टेट की फोर्स हो। ये लोगों के पास, जिनके पास रही है, आज उनके पास उस संपत्ति पर, धन पर कब्जा है, पूंजी पर कब्जा है। और ये चूंकि अब वो इतने आगे निकल चुके हैं कि हमारे लोग चाह करके भी, चाहे आप हो या मैं हूं, हम एक ऐसा कॉर्पोरेशन नहीं डाल सकते जिसमें हम 1000 एम्प्लॉइज को आज जॉब दे सकें या 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकें। बात फिर वहीं पर आती है कि हम लोग कलेक्टिव होकर के कर सकते हैं, तो फिर वहां तो सोशलिज्म आ ही गया, चाहे वो कोऑपरेटिव सोशलिज्म हो, चाहे स्टेट सोशलिज्म हो, जहां भी आप कलेक्टिवाइजेशन की बात करते हैं। अब आप देखिए, आप कोई भी वेंचर लीजिए, आप अगर बैंक के पास जाते हैं या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, एंजल कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो देखता है कि आपके पास क्या ऑलरेडी यहाँ मॉर्गेज करने के लिए, कोलेट्रल के लिए यहाँ पर है। हमारे दलितों के पास वो नहीं है, तो फिर उनके पास वर्कर के अलावा, नौकरी लेने के अलावा फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर वो अपने गवर्नमेंट सर्विसेज की हो जाता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरी देखता है, क्योंकि उसके पास बिजनेस डालने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसके पास नेसेसरी कैपिटल नहीं है। कैपिटल भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि उसने एज वर्कर काम किया। जो दलित मिडिल क्लास है, इसी दलित मिडिल क्लास में अगर आप ये कह दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि राज्यसभा का टिकट इस पार्टी से उस पार्टी से मिल रहा है, 5-5 या 10-10 करोड़ रुपए लगेंगे, तो जो लाइन दिल्ली से लगेगी कलकत्ता तक चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब पैसा नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है, ये बताइए आप। बाकी सारी चीजें तो एकेडमिक डिस्कशन की जो बता रहे हैं आप, जो धरातल पर है इसमें इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट मैंने कहा एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन का जो इनका प्रोसेस है, वहां पर इनके अपब्रिंगिंग में बचपन से कभी ये सिखाया ही नहीं गया। वहां तो केवल उन्हें ये बताया गया कि आपको पढ़ना है और सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना है।
या फिर आपको मजदूरी करनी है। उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि आपको प्रॉफिट कमाना है, उन्हें यह बताया गया कि आपको मजदूरी और वेतन कमाना है। तो क्यों नहीं बताया गया? उनकी परवरिश का हिस्सा है। क्यों नहीं बताया गया? किसने नहीं बताया? उसकी वजह है कि कल्चरल कैपिटल जिसके पास होती है, जिसके पास परिवार का और फैमिली का, समाज का, कास्ट का ये जो सोशल नेटवर्क होता है, जिसमें अगर ऐसे लोग होते हैं बिजनेस वाले, अगर आपके फैमिली में अगर आपके लोग अगर विदेशों में सेटल्ड हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनकी कंपनीज है, एक इकोसिस्टम के बीच आप रहते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस का इकोसिस्टम है, तो आप में वो इनकलकेट सबकॉन्शियस लेवल पर वो चीजें हो जाएंगी और आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, नेसेसरी कोलेटरल भी मिल जाएगा। ये हमारे समाज के पास ज्यादातर लोगों के पास अभाव है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी बाधाएं बता दी, तो इसका मतलब ये कि कभी दलित कैपिटल, जिसे ब्लैक कैपिटलिज्म अमेरिका में हो गया, ब्लैक स्लेव बना के ले गए थे ब्लैक लोगों को। 1967 तक बसों में ब्लैक लोगों को अलग से बैठना पड़ता था, और ब्लैक कैपिटलिज्म का नोशन आ गया वहां पर, तमाम ब्लैक बिलियनियर्स हो गए। तो क्या दलितों के लिए दलित कैपिटलिज्म कभी संभव ही नहीं होगा आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल संभव है, क्योंकि इन्हें एक सिस्टम के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा, स्टेट पॉलिसीज के द्वारा रोका गया है। तो स्टेट पॉलिसीज जब इस प्रकार की हो जाएंगी कि भाई आपको हम इक्विटी बेस्ड, विदाउट कोलेटरल, और हम आपको नेसेसरी कैपिटल भी दे रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपको मार्केट दे रहे हैं, इस प्रकार की जब तक सरकार है, हमारे लोगों को डिमांड ये करना चाहिए कि हमें तुम नौकरी या इसकी ओर ज्यादा मत ले जाओ, हमें तुम नेसेसरी स्किल्स दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, मार्केट दीजिए, और हमें भले ही पार्टनरशिप में आप इक्विटी बेस्ड फंडिंग करिए। और ये सरकार जब तक नहीं करेंगे, चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की हो, तब तक दलितों में उस लार्ज स्केल पर, अमेरिका में आप देखिए कि जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा जॉब वो प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट करते हैं। इंडिया में भी वही है। लार्ज कॉर्पोरेशंस तो ऑटोमेशन, रोबोटाइजेशन, मैकेनाइजेशन के थ्रू वर्कर्स को निकालते हैं, एक दिन में वो 10-10 हजार वर्कर्स को छटनी कर देते। तो ऐसा नहीं है कि दलितों में ये एंटरप्रेन्योरशिप, मैं कैपिटलिज्म में नहीं कहूंगा क्योंकि वो भी एकेडमिक क्लासिफिकेशन है, मैं ये कहूंगा दलितों में बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस, और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने का, प्रॉफिट के थ्रू लाइफ चलाने का, बजाय सैलरी और वेजेस के, हम प्रॉफिट जनरेटर जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। समाज के जो विभिन्न जो सत्ता के केंद्र हैं और विभिन्न जो वॉक ऑफ लाइफ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इवन पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो, उसमें हम आगे नहीं जा सकते। तो स्टेट की पॉलिसीज के थ्रू दलितों में हम एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपका जो भोपाल मैनिफेस्टो था, भोपाल डिक्लेरेशन था, वो एक सही दिशा में कदम था। हालांकि उसमें मैं ये पाता हूं कि उसमें जो मैन्युफैक्चरर वाली जो कंडीशन थी, अभी हमारे लोग मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाए हैं। पहले स्टेज में व्यक्ति ट्रेडर बनते हैं, मर्चेंट बनते हैं। वो तो जब दिग्विजय सिंह साहब की सरकार चली गई तो बीजेपी की सरकार आई, और उमा भारती जी ने, जिन्होंने भोपाल डिक्लेरेशन को जलाया था इंदौर में, जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जो दलित जो है स्वयं मैन्युफैक्चरर होगा, यानी स्वयं अगर एसी बना रहा है, स्वयं टीवी बना रहा है, तभी उससे हम खरीदेंगे। स्टेट को दलितों को बिना कोलेटरल के क्रेडिट चाहिए, दलितों को मार्केट मिलनी चाहिए, तो स्किल अगर हो तो दलित इस बिजनेस में आगे जाएगा। पर दलित समाज में इसकी डिमांड है क्या? आपने कितने नहीं है डिमांड, ये अवेयरनेस पैदा करना, और आप जो प्रयास कर रहे हैं ये आप वाकई में बहुत एप्रिशिएबल है। नहीं तो और इसके लिए हम सबको, डॉक्टर साहब, हमारा तो सवाल आपसे पहले भी था, आज भी यही है कि जितना इसमें पार्लियामेंट में जाने का इंटरेस्ट है, जितना नौकरी में जाने का इंटरेस्ट है, उतना बिजनेस में जाने का इंटरेस्ट नहीं है। इस पर दलित समाज, हम जब घूमते हैं चारों तरफ बातें करते हैं, तो इसमें ज्यादा पूंजीपति बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, इसमें लोगों को ज्यादा आनंद नहीं आता है। कई बार तो लोग सोने लगते हैं ऑडियंस में। ये क्यों है, इसको बताइए आप। कि ये हमारी परवरिश का एक हिस्सा जो डीप रूटेड है, जो हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पर
जो वर्कर मेंटेलिटी है हमारी, एक मजदूर वाली जो मेंटेलिटी है, ये हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। और ये जब तक नहीं टूटेगी, जब तक ऐसा हम इकोसिस्टम, ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम थ्रू स्टेट इंटरवेंशन और थ्रू हमारे जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल हैं, ये कलेक्टिवली लोगों को जब तक एक अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे उनमें कि भाई नौकरी से ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपने बिजनेसेस छोटे छोटे, एंटरप्राइजेस छोटे छोटे ये डालें, तो आप दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और समाज को और राष्ट्र को भी तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ ये जागृति आपका असर हो रहा है। और आप ये मत समझिए कि शुरुआत में किसी अच्छे आइडिया का रेसिस्टेंस होता ही है, इससे आपको वो होने की आवश्यकता नहीं है, डिमोरलाइज्ड तो होने इसका की। मतलब कि इसका फाइनली ये निकलता है हमारे आपके बीच जो डायलॉग है कि एक तो दलित लोगों में एक नई चेतना आनी चाहिए, धन दौलत के प्रति एक बिजनेस के माध्यम से एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा होना चाहिए। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जो हजारों साल से दलितों को बिजनेस पैसा संकलन से रोक रखा था, कि सरकार इनको फंडिंग करे, इनके प्रोडक्ट्स को खरीदे, और जहां जहां कनेक्टिविटी की जरूरत हो, मान लीजिए कि बॉम्बे में सरकार क्यों नहीं दलितों का एक लेदर गुड्स का एक इंपोरियम खोल देती है, कि जितने दलित अच्छे जूते, दलित ही तो जूते बनाते हैं अच्छे, तो एक बड़ा इंपोरियम बॉम्बे में खोल दे, दिल्ली में खोल दे, चेन्नई में खोल दे, कलकत्ता में, लखनऊ में, बेंगलोर में, ताकि दलित मिडिल क्लास समझे कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, वहां जाके खरीद सके। क्योंकि दलित समाज के पास इतना पैसा नहीं है कि 10-10 शोरूम देश भर में खोल सके। हमसे किसी ने कहा था कि अगर एक प्रोडक्ट को ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश करना है तो कम से कम 100 शोरूम होने चाहिए आपके पास पूरे देश में। तो सरकार को भी आगे आना होगा, जो इंडिया इंक है उनको भी आगे आना होगा, और दलित समाज को खुद अपनी चेतना में वेल्थ के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा करना होगा। ये ठीक है ऐसा करना? हाँ बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल पावर अच्छी बात है, सत्ता तो मैं कहता हूं कि प्रथम सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन सेकंड मोस्ट पावरफुल जो वेपन होता है किसी भी समूह की तरक्की का, वो आर्थिक सत्ता होती है। और आर्थिक सत्ता इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सत्ता को भी कंट्रोल करती है जी, चाहे वो पॉलिटिकल फंडिंग से हो, इवन लेजिस्लेचर में आप अपने प्रतिनिधि चुन के भेज दें, लेकिन अगर जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनके इलेक्शन कैंपेन की और बाद में भी, तो उनके हितों के क्वेश्चंस और उनके हितों के लॉ पास होंगे। जो पूंजीपति है, जो फंडिंग उन्हें करते हैं, आपके प्रतिनिधि होते हुए भी वो आपकी बात नहीं कहेंगे। हाँ, तो कुछ तो लोग इसीलिए कुछ लोग तो कहते हैं कि इस समय भारत की सरकार को कुछ बड़े बड़े अरब खरबपति चला रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि ये लोगों को अभी पूरी तरह मालूम नहीं है, अब ये चेतना आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को जो फंडिंग करते हैं वो बड़े लोग ही करते हैं, एंटरप्राइजेस ही करते हैं, कैपिटलिस्ट करते हैं, और वो अपने पक्ष में कानून बनवाते हैं और अपने बहुत सारे जो प्रश्न है, यहाँ तक कि जो पूरी लेजिस्लेचर है, संसद है, वहां पर आप मासेस के, कॉमन मासेस के आप मुद्दों को इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो उन लोगों के द्वारा फंडेड है जो आर्थिक सत्ता को कंट्रोल करते हैं। हमारे लोगों को आर्थिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना होगा, और केवल ये कहने से कि पूना पैक्ट की वजह से हमारे सच्चे प्रतिनिधि पैदा नहीं हो रहे हैं, तो केवल पूना पैक्ट वजह नहीं है इसकी। इसके पीछे आप ये देखिए कि जो विप होता है पॉलिटिकल पार्टी का, अगले चुनाव में अब आप देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, केवल पूना पैक्ट नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जब हमारे समाज के लोग अपने कैंडिडेट्स को या दूसरे कैंडिडेट्स को फाइनेंस नहीं करते तो उनके हितों के कानून कैसे बन जाएंगे? यानी आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैपिटल प्रभावित करती है। बिल्कुल, कंट्रोल भी करती है कुछ हद तक। हाँ, इस पर रिसर्च है, कंट्रोल नहीं। अभी आप देखिए जो लेबर लॉज बने हैं या जो फार्म्स लॉज जो बने थे, वो किसके द्वारा फ्रेम्ड थे? वो कहीं किन्हीं कॉर्पोरेट हाउसेज में उनकी ड्राफ्टिंग होती है, कैबिनेट के सामने जाते हैं, वहां से अप्रूव होकर वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो जाते हैं, बगैर किसी डिस्कशन के वो पास हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि आर्थिक सत्ता जिनके पास है, पूंजी जिनके पास है, वो नीतियों को भी, कानूनों को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी
न्यायपालिका को भी अपने हिसाब से अपने पक्ष में कंट्रोल कर सकते हैं। और ये पावर हमारे समाज को प्राप्त करनी ही होगी, तब तक कोई भला नहीं होने वाला। तो चलिए, दलित नोट पावर पर आज के इस डायलॉग में एक बात पर सहमति बनती है हम दोनों लोगों के बीच की बिना कोलेटरल के क्रेडिट मिले, लोन मिले और इनके प्रोडक्ट्स को सरकारें खरीदें। वहीं दलित समाज को भी जो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करता है अर्थ यानी कैपिटल, तो कैपिटल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब वो दिन कभी न कभी आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दलित समाज को यह समझना चाहिए कि हमारी कोई आइडियोलॉजी परमानेंट नहीं है। न बाबा साहब अम्बेडकर की थी, न हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट है। हमारा जो हित है दलित समाज का वो परमानेंट होने चाहिए, और वो जिस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, जिस आइडियोलॉजी से पूरे होते हो, हमारी तरक्की होती हो, हमें समता मिलती हो, सम्मान मिलता हो, हमें वो आइडियोलॉजी, वो पॉलिटिकल पार्टी और वो इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट करना है। हमको प्रैग्मेटिक होना है। तो यही बाबा साहब अम्बेडकर। असली बात आपने अभी कहा है, हमारा परमानेंट कुछ नहीं है, परमानेंट है दलित समाज का इंटरेस्ट, क्योंकि सोशल फ्रेंड नहीं है। और यही अम्बेडकर बात है। यस, वी हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, नो परमानेंट आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी। यही अम्बेडकर बात है जो हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद करे, वही हमारा इंटरेस्ट है। और यही अम्बेडकर बात का इसेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।